प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामिअतुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। राज्यसभा इलेक्शन में आईसीसी तर्जुमान अभिषेक मनु सिंघवी ने तेलंगाना से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर और एमएलसी आमिर अली खान की मौजूदगी में पर्चा किया गया दाखिल। कर्नाटक में जिस तरह मुबैना स्कैम हुआ, इस तरह तेलंगाना में भी स्कैम्स हो रहे हैं, इसकी जांच होना चाहिए। तेलंगाना के साबिक वजीर केटीआर ने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर लगाए इल्जामात। हज साल 2025 के लिए दरख्वास्त दाखिल करने का अमल शुरू। रवां साल हज के बेहतर इंतजाम के लिए कोशिश की जाएगी। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन खुसरो पाशा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में आज हुई तूफानी बारिश। मेहदीपट्टनम, टोली चौकी, राजेंद्र नगर, अतापुर और दीगर इलाकों में शदीद बारिश के बाद घंटों ट्रैफिक जाम। महाराष्ट्र में सियासी फायदे के लिए इलेक्शन, अगर इंतखाबात वक्त पर कराने को वो तैयार नहीं तो ये तानाशाही है। शिवसेना लीडर संजय रावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और जंग से हमास को ख़त्म नहीं किया जा सकता, गाज़ा तबाह हो गया, लेकिन हमास का खात्मा इसराइली फ़ौज से मुमकिन नहीं है, अमेरिका के मुबस्सिरीन का एहसास। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। कांग्रेस हाईकमान ने राज्यसभा की वाहिद नशिस्त के ज़िमनी इंतखाबात में आईसीसी तर्जुमान और नामवर कानूनदाद अभिषेक मनु सिंघवी को उम्मीदवार बनाए। इंचार्ज तंगलांग कांग्रेस दिव्यादास मुंशी ने अभिषेक मनु सिंघवी के बारे में कहा कि पार्लियामेंट में तेलंगाना की नुमाइंदगी अभिषेक के लिए किसी एजाज़ से कम नहीं है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अभिषेक की खिदमात का जिक्र किया और कहा कि कौमी सतह पर कांग्रेस के लिए अभिषेक मनु सिंघवी ने गैर मामूली खिदमात अंजाम दी हैं। आज अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पर्चे नामजदगी भी तेलंगाना से दाखिल कर दिया। इस मौके पर पूनम प्रभाकर, दीगर कायदीन के अलावा एमएलसी और न्यूज़ रीडर, रोजनामा सियासत जनाब आमिर अली खान भी मौजूद थे। राज्यसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी के पर्चा दाखिल करने के बाद रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने खुशी का इजहार किया और कहा कि हाईकमान ने तेलंगाना का इंतखाब करते हुए एक अच्छा कदम उठाया है और तेलंगाना कांग्रेस लीडरान इससे काफ़ी खुश हैं। आइए देखते हैं उत्तम कुमार रेड्डी का ये बयान। श्री अभिषेक मनु सिंघवी has filed his nomination for Rajya Sabha from Telangana. All of us are very happy that the Congress Party High Command has chosen Mr. Abhishek Manu Sighvi to represent Telangana in the Rajya Sabha. He is one of the top legal luminaries in the country. It is my opinion, and all of us Congress colleagues, ministers, MLAs, MPs here, that the state will benefit by Mr. Abhishek Manu Sighvi representing us in the Rajya Sabha, because we have a large number of issues in the Supreme Court, and we are sure that our other issues also he can raise very competently in the Rajya Sabha. We are all very happy, and we are appealing to other parties to make this election unanimous. इससे कबल कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास इतवार को हैदराबाद में हुआ, जिसमें चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्क, रियासती वज़रा, अरकान असम्बली और अरकान कानून साज काउंसिल ने भी शिरकत की। इजलास में तेलंगाना की राज्यसभा नशिस्त के ज़िमनी इलेक्शन में कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी का तारुफ करवाया गया। रेवंत रेड्डी ने अभिषेक मनु सिंघवी की खिदमात का जिक्र किया और कहा कि कौमी सतह पर कांग्रेस के लिए उन्होंने गैर मामूली खिदमात अंजाम दी है। वज़रा और अरकान ने भी हाईकमान के इस फैसले की भरपूर अंदाज में तायीद की। तेलंगाना के साबिक वजीर केटीआर ने इल्ज़ाम लगाया कि कर्नाटक में जिस तरह मुबैना स्कैम हुआ, इसी तरह तेलंगाना में भी स्कैम्स हो रहे हैं। इस पूरे मामले की जांच होना चाहिए। मीडिया से बातचीत में केटीआर ने रेवंत रेड्डी और कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाए। नहीं, उससे बड़े बड़े स्कैम तो यहाँ तेलंगाना में हो रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री काफी सारे स्कैमों में आज 9वीं महीना में बहुत कम समय में शायद इनका कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कर सकते हैं इनको, क्योंकि इतने स्कैम, इतना पैसा, क्योंकि आज तेलंगाना बन गया कांग्रेस पार्टी का एटीएम। यहां से हजारों करोड़ रुपया आज दिल्ली पहुंच रहा है। हम देख रहे हैं कि कर्नाटक से भी पैसा यहां पे आ रहा है। वाल्मीकि कॉर्पोरेशन करके जो स्कैम हुआ कर्नाटक में, उसमें भी 50 करोड़ तेलंगाना में आया। तो तहकीकात तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कर्नाटक में भी होना है, तेलंगाना में भी होना है। जहां कहीं भी भ्रष्टाचार है वहां जरूर तहकीकात हो, हम इसका मदद भी करेंगे। कर्नाटक में क्या हुआ मैं नहीं जानता पूरी तरह से, पर अगर कुछ एविडेंस हैं यहां वहां हर जगह तो तहकीकात होना चाहिए। बीइंग अ साउथ इंडियन पॉलिटिशियन, आप मतलब उसके पीछे क्योंकि आपकी नजर रहती है पूरे साउथ पे,
क्या है पूरा मामला, आपकी समझ क्या कहती है? मुझे तो लगता है ये तो कांग्रेस के अंदरूनी शायद इंटरनल स्ट्रगल होगी, उतना ही लगता है, क्योंकि कांग्रेस तो जाने मानी पार्टी है जहां हमेशा झगड़े चलते रहते हैं। हर 2 साल में, हर 1 साल में एक चीफ मिनिस्टर का बदलना तो उनका रवैया है। अगर नहीं बदलते हैं वो तो न्यूज हो जाएगा, तो शायद कांग्रेस के इंटरनल स्ट्रगल भी होगा इसमें, मैं समझता हूं। सर, एक अंतिम सवाल, मनीष सिसोदिया के जमानत के बाद कविता जी की तरफ से काफी तेज प्रक्रियाएं नहीं, कोशिश तो हमारी जारी है। पिछले अभी आज तक कविता जी को जेल में रहते हुए 155 दिन हो गया, तो उम्मीद तो यही है कि जल्दी उनको भी इंसाफ मिलेगा, जमानत मिलेगा और बाद में ट्रायल भी जल्दी हो जाएगा और रिहाई भी हो जाएगी। तो जिस देश के जो अत्युन्नत न्यायस्थान है सुप्रीम कोर्ट, जरूर मैं उम्मीद करता हूं कि जैसा बाकी लोगों के साथ भी इंसाफ हो रहा है, हमारे साथ भी होगा, कविता जी के साथ भी होगा। हज साल 2025 के लिए ऑनलाइन दरखास्त फॉर्म दाखिल करने का अमल शुरू कर दिया गया। हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद में सिलसिले में एक तकरीब हुई और मुफ्त ऑनलाइन खदमात का आगाज़ हुआ। रवां साल हज के बेहतर इंतजाम के सिलसिले में कोशिशें जारी है। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन खुसरो पाशा ने सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि हज कमेटी इस साल बेहतर हज इंतजाम को तरजीह दे रही है। फॉर्म्स की इजराई के मौके पर मौलाना सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम, रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे इस्माइल ज़बीउल्लाह के मुताबिक 9 सितंबर तक हज के लिए ऑनलाइन फॉर्म दाखिल किए जा सकते हैं। हज 2025 की जो भी आज़मीन जा रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का इफ्तिताह अमल में आया और देखा गया कि लोग जोश व खरोश से आज पहले ही दिन जो है अपने फॉर्म्स दाखिल करने के लिए आए। इस साल अच्छी बात यह हुई कि जो 70 साल के आज़मीन जाते थे उनके साथ एक अटेंडेंट हुआ करता था, उसको सेंट्रल हज कमेटी ने 65 साल यानी 5 साल घटा दिया है। 65 साल के लोग भी अपने साथ एक अटेंडेंट को साथ ले जा सकते हैं। और मैं ख्वाहिश करूँगा ख़ास तौर पर 2024 में जो दुश्वारियाँ आए हैं उसको पेश नज़र रखते हुए कि कोई भी अपने ज़ईफ़ वालिदैन को अकेला ना छोड़ें, क्योंकि उनके साथ एक आदमी को साथ ले आ सकते हैं। वो लाखों का मजमा रहता है, वहाँ पर उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। इसलिए मैं ख्वाहिश करता हूँ कि नौजवानों से जो भी अपने वालिदैन हज का फॉर्म डाल रहे हैं, क्योंकि विदाउट ड्रा बग़ैर खुर्रा के ही 65 साल की उम्र के लोग जो है उनके लिए वीज़ा आ जाएगा और एक कवर में 5 आदमी रहते हैं। मिसाल के तौर पर ज़ईफ़ माँ बाप है तो 2 लड़के या उनके करीबी रिश्तेदार उनके साथ जा सकते हैं। बग़ैर ड्रा के ही वो लोग जो है अपने वालिदैन के साथ हज के लिए जा सकते हैं। और ये और 1 महीना तक ये चलेगा और जिनके पासपोर्ट्स 2026 तक का जो है उसकी वैलिडिटी रहना चाहिए, जिसी के 2-3 महीने 4 महीने में भी जिसके भी पासपोर्ट वैलिड यानी तारीख़ ख़त्म हो रही है तो एक्सटेंड करा लें। 2026 सितंबर तक जो है उनके पासपोर्ट में वैलिड डेट होनी चाहिए जी। और आपने रिप्रेजेंटेशन भेजे, उसमें से आज एक ही चीज़ सेंट्रल हज कमेटी से देखने को मिली कि 70 साल नहीं 65 साल के लोगों के साथ भी जो है अटेंडेंट दिया जा रहा है। अभी हमारे को 8 महीने है, सीएम साहब की तरफ से कार्रवाई हो रही है और हम बोर्ड मेंबर्स के साथ आज शाम में हमारे ईओ और असिस्टेंट ईओ 2 जो है बम्बई जा रहे हैं उनकी मीटिंग के लिए। हमने जो मुतालबात मरकजी हुकूमत के वक्फ तरमीमी बिल को लेकर तेलंगाना सेक्रेटरीट में एक इजलास हुआ, जिसमें तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, अक़लियती इदारों के चेयरमैन और दीगर कई शख्सियात ने शिरकत की। मोदी हुकूमत के वक्फ तरमीमी बिल की मुखालफत करने पर इतफाक़ हुआ और इस सिलसिले में याददाश्त मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी यानी JPC को पेश करने का फैसला भी हुआ। इजलास में कांग्रेस लीडर मोहम्मद अजहरुद्दीन, MLC आमिर अली खान, मुश्ताक मलिक और दीगर कई शख्सियात ने भी शिरकत की। आमिर अली खान ने इस मौके पर खिताब भी किया। और आपको बताते चले कि वक्फ तरमीमी बिल पर इजलास से खिताब के दौरान MLC आमिर अली खान ने सवाल किया कि मोदी हुकूमत के पेश करदा वक्फ तरमीमी बिल को कैसे रोका जा सकता है। इस मामले पर गौर करने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं ये बयान। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि क्या हम ये बिल रोक सकते? सब मुखालिफ हैं, लेकिन एक स्ट्रेट सवाल ये है कि क्या हम ये बिल रोक सकते? अगर रोक सकते तो कैसा रोकना चाहिए? इसलिए कि ज़माना ऐसा है कि हम भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। और बीजेपी शुरू से यही कर रही
कि पहले एक बात करती ट्रिपल तलाक, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी, ट्रिपल तलाक की बिल लाई। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा बताया जा रहा है कि, और गैर मुस्लिम बेचारा इतना मासूम है, उसको ये नहीं मालूम है। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास सबसे ज्यादा लैंड बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सेकंड चर्चेस के पास है, थर्ड वक्फ बोर्ड है। तो अगर हम बजाय हमारा मसला बता के, वक्फ बोर्ड बता के, जिस तरीके से बीजेपी ये कोशिश करी कि भाई हम वक्फ बोर्ड बदल रहे, मुसलमानों की जमीन है हम खींच ले रहे, ये एक बता के ऐसा कर दे रही कि अलग सलग कर दे रही हमारा, और उसमें ये हो रहा कि जो बिल्कुल अंधा है वो तो हमारे मुखालिफत में ठहर जा रहा, दूसरे लोग बोले हमारे से कोई ताल्लुक नहीं, मुसलमानों का मसला है। तो इससे क्या हम क्रिश्चियंस को भी जोड़ सकते हैं? अगर क्रिश्चियंस को जोड़ सके तो देखिए, एक मसला है, शायद 2014-15 की बात है, बखराबाद में एक पेस्टर को मार दिए थे और उसका कातिल घटा नलगुंडे में घटा। तो उसको जब पकड़ के तफ्तीश करी पुलिस तो मालूम हुआ कि चर्च का दरवाजा तोड़े तो 50,000 रुपए, और अगर किसी का कत्ल करते हैं तो 5 लाख रुपए, ये पैसे दिए जा रहे हैं। तो ऐसी प्लानिंग हो रही, मगर जैसे वो चीज बाहर आई, यहाँ पे चर्च ऑफ साउथ इंडिया मिलके एक ही दिन में, बल्कि मैं समझता हूँ पीर मंगल के दिन मालूम हुआ, जुमेरात के दिन 3 बजे उन लोग 15,000, 20-16,000 लोग निकल के एक लॉन्ग मार्च करे, जैसा टैंकबंड में लॉन्ग मार्च हुआ था, लॉन्ग मार्च करे। और चर्च क्रिश्चियंस के हद तक ये है कि वो हमारे से ज्यादा मुनज़्ज़म है, ये बात को तस्दीक करना पड़ेगा। रक्षाबंधन के त्यौहार के मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को रियासती वजीर सीताका ने राखी बांधी। इसके अलावा दीगर वजीरों, कांग्रेस लीडरों को भी राखी बांधी गई। आइए देखते हैं ये चंद मनासिर। साबिक़ रियासती वजीर KTR ने इस बात पर दुख का इजहार किया कि आज राखी उनकी बहन कविता जेल में होने से उन्हें नहीं बांध सकी। BRS ऑफिस में दर्जनों ख़वातीन कारकुनों ने आज KTR को राखी बांधी। MLC और तेलंगाना जन समिति सरबराह प्रोफेसर कोदंडराम को भी आज राखी बांधी गई। इस मौके पर पार्टी दफ्तर में जश्न का माहौल देखा गया। आइए देखते हैं ये मनासिर। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िरा व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ। इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। सियासत टीवी की न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। रोजनामा सियासत और फैज़ आम ट्रस्ट की कोशिश है कि तलबा और नौनहाला ने मिलत तालीम के ज़ेवर से आरास्ता और मालामाल हो और अपनी सलाहियतों का भरपूर अंदाज में बेहतर इस्तेमाल भी कर सकें। इसी सिलसिले के तहत सियासत ऑडिटोरियम में सियासत और फैज़ आम ट्रस्ट की जानिब से शख्सियत साजी पर प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर माहिर शख्सियत साजी सईद अहमद ने खिताब किया, जिसमें बड़ी तादाद में तलबा और सरपरस्तों ने भी शिरकत की। डॉक्टर खालिद मुबशर ज़फ़र अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना ने अपने दौरे वरंगल के मौके पर हयात महाराजा फंक्शन हॉल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हलाल रिस्क कमाने का मकसद इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। इस्लाम में हलाल रिस्क की कमाई को इबादत का दर्जा हासिल है, जिसका मतलब है कि एक मुसलमान को अपनी रोज़ी की तलाश में हमेशा जायज़ ज़राए को अख्तियार करना चाहिए। हलाल कमाई से न सिर्फ इंसान की माल में बरकत होती है, बल्कि मुआशरती इस्तेहकाम और अमन के क़याम में भी मददगार होती है। मेरे बहुत ही अजीज़ तरीन मुरब्बी, दोस्त और हमारे कायद जिम्मेदार जनाब ख्वाजा आरिफुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, साबिक़ मीर खां के फर्जंद जनाब मोहतसिब साहब ने एक रिज़्क़ हलाल का आगाज़ किया। हम दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद देते हैं और वही दुआ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाई है, इस मौके पर उनकी नज़र करते हैं कि अल्लाह तो हमें
रिस्क हलाल से नवाज और हराम से महफूज फरमा और हम पर ऐसे फजल फरमा कि हम तेरे सिवा किसी और के न रहें। दोस्तों, ये फंक्शन हॉल मुझे यकीन है कि शादियों और दीगर तकरीबात में तमाम मुराफात से बचकर जो लोग शादी करना चाहें उनके लिए बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस है। यहाँ पर किसी खुराफात की गुंजाइश ही नहीं है। मैं जानता हूँ, मोहतसिम साहब को जानता हूँ, उनकी फैमिली को जानता हूँ और उनके दोस्त अहबाब के सर्कल को जानता हूँ। तो ये उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है जो इन तमाम खुराफात से बचकर आज के घरों की तंगी के ज़माने में है, जबकि हम अपने मुख्तलिफ तकरीबात को अक्सर तरीके से अंजाम नहीं दे सकते, एक बिल्कुल पेशेवराना प्रोफेशनल अंदाज में एक अच्छा मुकाम मिला है। और मुझे यकीन है, बल्कि दुआ भी है कि इस मुकाम से सिर्फ शादियाँ और दीगर तकरीबात ही ना हों, बल्कि ये मुकाम दीनी इज्तिमा, दीनी सरगर्मियों और मिल्लत इस्लामिया के लिए ख़ास तौर पर हमारी बहनों, बेटियों और ख़वातीन के जो मामलात हैं उसमें उनकी मदद और रहनुमाई की सरगर्मियों में इस्तेमाल हो। इसमें कोई शक नहीं है। मुझे यकीन है कि यहाँ पर कई ऐसे प्रोग्राम होंगे जिसमें हमारी कई बेटियों के रिश्तेदार होंगे, कई ऐसे प्रोग्राम होंगे, कई जिंदगियों को शायद। एशले फर्नीचर एक मारूफ प्रीमियम शोरूम अपनी 6ठी सालगिरह मना रहा है। अजय मिश्रा साबिक़ IAS ऑफिसर, साबिक़ DGP के बाबू राव ने इस मौके पर तकरीब में शिरकत की। फिलहाल हैदराबाद में 4 स्टोर्स और एक बड़ा गोदाम है और अगले 12 महीनों में सिर्फ हैदराबाद में 4 ता 6 स्टोर्स की तोसी का मंसूबा है। Today we are celebrating the 6th anniversary for Ashley Furniture in Hyderabad. Ashley Furniture is basically from 1945. It's a very old, trusted company, and we are good and we are lucky to be in Hyderabad for the last 6 years. We've had a wonderful time. We have a very big clientele, trusted clientele, and it's with the blessings of them, and we have set our footprint over here in Hyderabad. Currently we have 2 showrooms and we are expanding further, so we are looking at another 3-4 showrooms, 5 showrooms minimum down the road. And we've the government, the atmosphere, Hyderabadis in all have been lovely, and they've been all welcoming. And since Hyderabad has such close ties with the US also, a lot of people who visit the US from Hyderabad know about Ashley, and the trust is there, and we have repeated customers coming in, and we would like to take this opportunity to thank all of them for giving us 6 wonderful years, and we're looking for a lot more years coming down the road. So I would be happy to take any questions that you all might have. And we are going to be in strategic locations in and around Hyderabad. We are looking at north, east, south, maybe Kompally coming next, maybe Kukatpally, Dilshuk Nagar. You know, these are the strategic locations where we want to give. हैदराबाद के हाईटेक्स में 3 एक्सपो हुए, जिसमें मुख्तलिफ सनती और तिजारती इदारों के लीडरान ने शिरकत की। नुमाइश मैनुफैक्चरिंग के शुबे में ताज़ा तरीन इख्तिरात और पेशरत को ज़ाहिर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम कर रही है, जो नेटवर्किंग, ताउन और तरक्की के मौक़े भी फराहम कर रही है। मजमूई तौर पर 450 नुमाइश कुनंदगान अपनी मसनूआत और ख़िदमात की हाईटेक्स में नुमाइश कर रहे हैं। మా ఈ స్టేట్ కమిటీ కింద మాకు 15 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. లైక్ హైదరాబాద్, వరంగల్, కరీంనగర్, నిజామాబాద్, మహబూబ్నగర్, నల్గొండ, మంచిర్యాల్, కామారెడ్డి, గద్వాల్, జగిత్యాల్, ఈ చాప్టర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఆ రోజు ఆ స్టేట్ కామ్ నాడు మొత్తం అన్ని చాప్టర్స్ నుండి ఒక 900 మెంబర్స్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. అందరు బిల్డర్స్ అక్రాస్ ది స్టేట్, ఆల్ టైర్ 2, 3 and 4 సిటీస్ నుండి ఆ రోజు వస్తున్నారు. వీ కెన్ కాల్ దిస్ ఏ అంటే ఒక ఎడ్యుకేటివ్ పర్పస్ కొరకు చేసిన అనొచ్చు. ఎందుకంటే అందరు బిల్డర్స్ని ఒకటే ప్లాట్ఫామ్ కిందకు తీసుకొచ్చి వారికి మాకున్న ఆ రోజు మేము చీఫ్ గెస్ట్గా మన గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారిని పిలవడం జరిగింది. తను కూడా వచ్చడానికి ఒప్పుకున్నారు. సో ఆ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఏం జరుగుతుందంటే, ఒకటి మాకున్న ఇష్యూస్, మాకున్న ప్రాబ్లమ్స్ మేము ఆ రోజు వారికి విన్నవించడం జరుగుతుంది ముఖ్యమంత్రి గారికి. బహుశా కొన్ని తొందరగా చేయని ఉంటే హీ మే టేక్ సమ్ టైం, కానీ కొన్ని ఇష్యూస్ మేము ఆశాజనకంగా ఉన్నాం. కొన్ని ఇష్యూని అక్కడనే
తను రిజాల్వ్ చేస్తాడు, మాకు సొల్యూషన్ ఇస్తాడు అనేది మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. రెండోది ఏంటంటే ఒక ఎడ్యుకేటివ్ సిస్టమ్, ఎడ్యుకేటివ్ డాస్ అన్నట్టు. అది మీకు అందరు స్పీకర్స్ అంటే ఎందులో ఎవరెవరైతే పర్ఫెక్ట్గా స్పీకర్స్ ఉంటారో వాళ్ళందరినీ పిలవడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఎందుకంటే మీరు చూస్తే ఇప్పుడు ఈ జిల్లాల నుండి చాలామందికి ఏంటంటే ఇప్పుడు కొత్త టెక్నాలజీ కానీ అంటే వాట్ ఈస్ గోయింగ్ అప్ అంటే ఏమేమి జరుగుతున్నాయి మన రియల్ ఎస్టేట్లో కన్స్ట్రక్షన్లో కొత్త ఏమేమి జరుగుతున్నాయి అని తెలపడానికి కొరకు, వాళ్ళకి ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడానికి కొరకు, వాళ్ళకి అప్డేట్ చేయడానికి కొరకు, వాళ్ళను వీటిని గురించి నేర్చుకునేడానికి కొరకు మనం ఈ స్టేట్ కాన్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. డెఫినెట్గా మేము ఏం ఆశిస్తున్నామంటే ఇది ఎవ్రీ 2 ఇయర్స్కి ఒకసారి చేస్తాము. మేము ఏం ఆశిస్తున్నామంటే జిల్లాల నుండి వచ్చిన బిల్డర్స్ తప్పకుండా ఇక్కడ కొత్త విషయాలు నేర్చుకొని కొంత మంచి సబ్జెక్ట్ తోటి సబ్జెక్ట్ గెయిన్ చేసి వాళ్ళు మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళిపోతారనే ఒక ఆశతోటి మేము ఉన్నాము. అండ్ మేము అన్నింటిని దాని కొరకు మేము అన్ని ప్రిపేర్ చేశాము. మేము సెలెక్ట్ చేసిన స్పీకర్స్ కూడా అటువంటి వాళ్ళే, ఇక్కడ నుండనే కాదు అక్రాస్ ఇండియా మంచి స్పీకర్స్ ఎవరైతే స్పెషలిస్టులు ఉంటారో వాళ్ళను ఆ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళనే పిలుస్తున్నాం. కాబట్టి అన్ని విషయాలలో అంటే మాకు అవసరం ఉన్న బిల్డర్ కమ్యూనిటీకి అవసరం ఉన్న ఏదైతే ఉంటుందో అన్నిటిని అడ్రస్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే వాళ్ళు మనని ఎడ్యుకేట్ చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు మనకు ఎడ్యుకేట్ చేస్తారు దాని గురించి ప్రతి వాళ్ళు చేత. మేము దానకిషోర్ గారు కూడా బహుశా తను వస్తాడు, తను కూడా निज़ामाबाद के भारत रानी कॉलोनी में गैर मजाज तामीरात के नाम पर महकमा रेवेन्यू की जानिब से इन्हदामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। गरीब आवाम को बेघर करने पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से शदीद नाराज़गी का इजहार किया गया। एक वफ़द ने सैयद नजीब अली एडवोकेट सीनियर कांग्रेस लीडर की क़यादत में मुतासर अफराद से मुलाकात की और तफसीलात हासिल करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर को इस सिलसिले में वाकिफ़ भी करवाया। के ये नवाही इलाके भारत रानी कॉलोनी में महकमे माल की जानिब से जो गैर मजाज तामीरात के नाम पर इन्हदामी कार्रवाई की गई, बिला इल्म इत्तला के की गई, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। जो कुछ नुकसान हुआ, यहाँ पर गरीबों का नुकसान हुआ, ये लोग पैसा जोड़कर यहाँ पर अपनी मेहनत की कमाई से छोटे छोटे अपने सहारे के लिए मकान बनाए हुए थे, लेकिन कल इनको बग़ैर इल्म इत्तला के मुनद्दम किया गया। ये हरकत इंतहाई गलत हरकत है, हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और इस पूरे मामले के सिलसिले में हम रियासती मुशीर हुकूमत तेलंगाना जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब को हमने पूरी तफसीलात से वाकिफ़ करवाया है कि किस तरह से यहाँ पर ये इन्हदामी कार्रवाई की गई और गरीबों को नुकसान हुआ। हम चाहते हैं कि इनकी बाज़ाबतकारी के लिए जहाँ पर खाली मकानात, खाली अराजियात है, सरकारी अराजियात इस इलाके में बहुत है, बहुत से लोगों के कब्ज़े हैं और बहुत बेनामी यहाँ पर पट्टेजात के नाम पर जो है कब्ज़े किए गए हैं। हम चाहते हैं कि उनकी पूरी आला सतही तहक़ीक़ात की जाए और जिन जिन मकामात पर ये मुस्तहिक़ अफराद को बिठाया जा सकता है उनको बिठाया जाए। हम इस मौके पर मुतालबा करते हैं कि इस पूरे मामले की पूरी आला सतही तहक़ीक़ात की जानी चाहिए। CID के ज़रिए से इसकी तहक़ीक़ात की जानी चाहिए। इन पूरे गैर मजाज कॉलोनी को आबाद करने और गैर मजाज तौर पर ये डुप्लिकेट पट्टे बनाकर जिन्होंने फ़रोग़ किए हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि आइंदा इस किस्म के वाक़यात का इयादा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आज ये गरीबों के जो मकानात यहाँ पर मुनद्दम हुए, ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये हमें कोई सियासी दुकान यहाँ पर चमकाने की ज़रूरत नहीं है। और अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में आज तूफ़ानी बारिश हुई। मेहदीपट्टनम, टोली चौकी, राजेंद्र नगर, अतापुर और दीगर इलाकों में बारिश के बाद घंटों ट्रैफिक जाम की इत्तलात मिलती रही। लंगर हाउस, जुबली हिल्स, कृष्णानगर, यूसुफगुड़ा में भी शदीद बारिश से आम जिंदगी मुतासर हो गई और आमदोरफ़ में आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज निज़ामाबाद में भी अचानक बारिश की वजह से कई अफराद को परेशानियां उठानी पड़ी। 2 बजे दिन अचानक तेज़ बारिश हुई और देखते देखते बारिश ने शिद्दत इख्तियार कर ली, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया। शहर निज़ामाबाद के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए और कई मकानों में पानी दाखिल हुआ। इस दौरान एक RTC बस में पानी दाखिल हुआ, जिस पर यहाँ पर मौजूद अवाम और ट्रैफिक पुलिस ने अवाम की मदद से मुसाफिरीन को महफूज तौर पर उतारा। पानी की निकासी के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से ख़ास इक़दाम करने के लिए अवाम ने पुरज़ोर अपील की है।
और अब बढ़ते हैं चले कौमी और आलमी खबरों की जारी। महाराष्ट्र में इस साल के आखिर में असेंबली इलेक्शन होने हैं, लेकिन इंतखाबात की तारीखों के ऐलान से पहले ही सियासत गर्मा गई। शिवसेना लीडर संजय रावत ने बीजेपी पर संगीन इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा कि वोटर्स को मुतासर करने और उन्हें खरीदने की कोशिश जारी है। इसके लिए सरकारी फंड का गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन सियासतदानों के हाथों में हथियार और कठपुतली बन गया तो आइन खतरे में है। महाराष्ट्र में दिसंबर में इंतखाबात होते हैं तो ये सिर्फ इक़्तिदार में रहने वालों की सहूलत के लिए है। उन्हें महाराष्ट्र में हारने का डर है, इसलिए साजिश रची गई। महाराष्ट्र में भी सियासी फ़ायदे के लिए इलेक्शन हो रहे हैं। अगर वो इंतखाबात वक्त पर कराने को तैयार नहीं है तो ये फिर तानाशाही है। देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव इसलिए समय पर नहीं हो रहे हैं या आगे की तारीख वो लोग कर रहे हैं, ये इसलिए कि चुनाव से पहले ये लोग हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री पद से उतारना चाहते हैं, उनकी पार्टी तोड़ना चाहते हैं, उनके पार्टी में और राज्य में अस्थिरता लाने चाहते हैं। इसलिए झारखंड में चुनाव नहीं हो रहे हैं, उनको समय टाइम चाहिए। देखिए, चंपा सोरेन कल गए और आज क्या बोल रहे हैं। महाराष्ट्र में भी यही है, झारखंड और महाराष्ट्र में उनको हारने का डर है। बीजेपी दोनों राज्यों में बुरी तरह से हार रही है। महाराष्ट्र में तो उनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है, तो उनको और टाइम चाहिए और वक्त चाहिए मरने के लिए। लेकिन वो मरने वाले जरूर है, फांसी पे जरूर जाने वाले हैं ये लोग। हाँ, वो बचने वाले नहीं है। लेकिन और सरकारी तिजोरी से पैसा और लूट सकते हैं तो लूट सकते हैं, ठेकेदारों से पैसा जमा कर सकते हैं, हाँ, बांट सकते हैं। लाडला बहन योजना में ज्यादा पैसा देने का उनका इरादा है, वोट खरीदना है। इसीलिए झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव नहीं करने जा रहे। ये संविधान के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है। चुनाव आयोग संविधान के खिलाफ काम कर रहा है, दबाव में काम कर रहा है। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि नरेंद्र मोदी परिवारवाद के बयानात मुसलसल देते आए हैं, जबकि खुद बीजेपी में परिवारवाद ज़्यादा है। उन्होंने तंज़ी अंदाज में कहा कि मोदी इख्तिदार के लिए किसी को भी अपना करार दे सकते हैं। आइए देखते हैं कांग्रेस लीडर का ये बयान। मोदी जी, ये परिवारवाद वाला झुंझुना कब तक बजाते रहेगा? क्योंकि असलियत तो ये कि अगर बीजेपी के परिवारवाद पर बात करने आ गए तो पूरी शाम बीत जाएगी। किसका चाचा, किसका ताऊ, किसकी बुआ, किसका फूफा, किसकी बेटी, किसका बेटा, किसका मौसा, किसकी मौसी, किसके बाप, किसकी माँ, किसकी पत्नी, किसके पति, किसके सास, किसके ससुर, लंबी फहरिस्त शामिल है। असलियत तो यह कि आपको परिवारों से कोई परहेज नहीं है। सत्ता हासिल करने के लिए आप किसी भी परिवार के साथ में जाने को तैयार हैं। कश्मीर से शुरुआत करते हैं, आप उनको गैंग का हिस्सा कहते हैं, और जब सत्ता हासिल करनी थी तो आपको मुफ्ती साहब के परिवार से कोई समस्या नहीं थी। हरियाणा में आपको चौटाला परिवार से कोई समस्या नहीं थी, उनके साथ भी आप घटक दल में शामिल हो गए थे। बिहार चले जाइए, आपको पासवान परिवार से कोई समस्या नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो आपके सारे घटक दल परिवारों के हैं। अपना दल में आपको पटेल परिवार से समस्या नहीं है। निषाद पार्टी में आपको संजय निषाद जी के परिवार से समस्या नहीं है। राजभर पार्टी में आपको ओपी राजभर जी के परिवार से समस्या नहीं है। बात कर लेते हैं कर्नाटका की, आपको देवगौड़ा परिवार जी से समस्या तो छोड़ दीजिए, प्रज्वल रेवन्ना से बड़ी असीम मोहब्बत है। महाराष्ट्र में जब आपको चोरी की सरकार बनानी थी तो आपको एकनाथ शिंदे के परिवार से कोई समस्या नहीं थी। जिन पर आप परिवारवाद का आरोप लगाते थे, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, उस अजीत परिवार जी से कोई समस्या नहीं थी। बात कर लेते हैं पंजाब की, जब आपका कभी घटक दल हुआ करता था तो शिरोमणि अकाली दल के बादल परिवार से आपकी कोई समस्या नहीं थी। तो आपको परिवारवाद से कोई समस्या नहीं है। असलियत तो यह कि आपने कांग्रेस के भी जिन लोगों को लिया उन सब पर आप परिवारवाद का ही आरोप लगाते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, बिश्नोई, सुनील जाखड़, अमरिंदर सिंह, परिणीति कौर, मतलब बहुत ही लंबी फहरिस्त है। रविंदर बिट्टू, राव इंद्रजीत सिंह, सब परिवारवाद वाले ही आपने ले लिए। तो ये परिवारवाद वाला जो पाखंड है ना, इसको छोड़ दीजिए। आपका ये वो नींबू है जो निचोड़ निचोड़ के कड़वा हो चुका है। लोग जब किसी को चुनकर भेजते हैं तो उनके मताधिकार का सम्मान करना सीखिए। ये परिवारवाद की बात अब आपकी कोई सुन भी नहीं रहा है। 10 साल से तो बोल रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने गाज़ा जंगबंदी के लिए जारी मुज़ाकरात को इसराइली यरग़मालियों की रिहाई के हवाले से आखिरी मौका करार दिया। इसराइल हमास जंगबंदी मुआहदे के लिए अमेरिका की जानिब से सफारती कोशिशें जारी हैं और इसराइल पहुँचने वाले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा आज अहम इसराइली अहदेदारों से मुलाकात के बाद मुज़ाकरात के लिए मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा पहुँच रहे हैं, जहाँ वो गाज़ा जंगबंदी और यरग़मालियों की रिहाई के हवाले से मुज़ाकरात की पेशरफ्त का जायज़ा लेंगे। ब्लिंकन ने कहा कि गाज़ा जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए फ़ैसला कुल लम्हा है, यरग़मालियों की रिहाई के लिए शायद आखिरी मौका भी है। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि हमास लीडर इस्माइल हनिया की शहादत के बाद ईरान इसराइल पर हमला कर सकता है, लेकिन अमेरिका इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश में है कि इलाक़ाई कशीदगी में इजाफ़ा न हो।
अमेरिका के मुबस्सिरीन का कहना है कि जंग से हमास को ख़त्म नहीं किया जा सकता। गाज़ा तबाह हो गया, लेकिन हमास का खात्मा इसराइली फ़ौज से मुमकिन नहीं है। पेश है इस हवाले से सियासत टीवी की एक तज्ज़ियाती रिपोर्ट। अमरीकी हुकाम इस बात का पूरी तरह यकीन रखते हैं कि इसराइल की गाज़ा पर मुसलसल बमबारी आम फ़लस्तीनियों की शहादतों में इजाफे का बायस तो बन सकती है, मगर हमास का खात्मा इसराइली फ़ौज से मुमकिन नहीं है। इस सिलसिले में न्यूयॉर्क टाइम्स ने वाशिंगटन में मौजूद अमरीकी कौमी सलामती से मुताल्लिक हुकाम की मदद से तैयार करदा एक रिपोर्ट में कहा है कि इसराइल कभी हमास को ख़त्म नहीं कर सकता। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो बाइडेन इंतज़ामिया जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए फ़रीक़ैन को धकेल रही है। अमरीका के सीनियर हुकाम इस मुतालबे और मकसद के लिए कोशां है कि जंग का मुकम्मल खात्मा हो जाए और इसराइली फ़ौज की गाज़ा पट्टी पर सरगर्मियों का मुकम्मल खात्मा हो जाए। अमरीकी हुकाम के ख़यालात इसके बावजूद हैं कि इसराइल यकतरफ़ा तौर पर यह दावा करता है कि इसने अक्टूबर से अब तक गाज़ा जंग में हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम के 14,000 मुजाहिदीन को शहीद कर दिया और हमास मुजाहिदीन की निस्फ क़यादत को भी ख़त्म कर देने के दावे जारी। ताहम दूसरी जानिब इसराइल के दावे को मुबालगे से भरपूर करार दिया जाता है। गाज़ा में कायम वजारत सेहत, जो तकरीबन हर रोज़ की बुनियाद पर गाज़ा में इसराइली बमबारी से होने वाली शहादतों के आदाद-ओ-शुमार जारी करती है, उसके मुताबिक गाज़ा में हलाकतों की गालिब तादाद आम शहरियों की है और इसमें से 2/3 तादाद फ़लस्तीनी बच्चों और ख़वातीन की है। वजारत सेहत के मुताबिक गाज़ा में शोहदा की जुमला तादाद 40,000 से बढ़ चुकी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इसराइल के दोनों के साबिक फ़ौजी हुकाम और मौजूदा हुकाम दोनों की यह मुत्तफ़िक़ा राय है कि गाज़ा का कोई फ़ौजी हल नहीं निकल सकता। अमरीकी माहिरीन का दावा है कि इसराइल हमास के नज़्म को मुतासिर करने में और उसके अरकान को किसी हद तक ख़त्म करने में कामयाब है कि हमास से जो ख़तरा 7 अक्टूबर 2023 से पहले था, अब उसमें कमी आ गई है। लेकिन इसके बावजूद हमास के साथ अपने यरगमालियों की रिहाई के लिए इसराइल को बात करना पड़ेगी। गोया हमास अभी गज़ा में मौजूद है, जद्दोजहद कर रही है और ये ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि हमास के मुजाहिदीन सिर्फ खौफ खुदा रखते हैं। इसराइल के जदीद हथियार या अमरीकी व मगरबी ताकतों से नहीं डरते। यही वजह है कि ताकतवर तरीन और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस इसराइली फ़ौज 10 महीनों के पे दर पे हमलों के बावजूद हमास को कमज़ोर नहीं कर सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। सिडनी में फ़लस्तीन की तायद में रैली निकाली गई। इस मौके पर बड़ी तादाद में मुजाहिरीन ने इसराइल के ख़िलाफ़ नारे लगाए और फ़लस्तीन की हिमायत में आवाज़ बुलंद की। स्क्रीन पर आप ये वीडियो सैयद मूसा कलीम का सिडनी से देख सकते हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। राज्यसभा इलेक्शन में आईसीसी तर्जुमान अभिषेक मनु सिंघवी ने तेलंगाना से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर और एमएलसी आमिर अली खान की मौजूदगी में पर्चा किया गया दाखिल। कर्नाटक में जिस तरह मुबैना स्कैम हुआ, इस तरह तेलंगाना में भी स्कैम्स हो रहे हैं, इसकी जांच होना चाहिए। तेलंगाना के साबिक वजीर केटीआर ने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर लगाए इल्ज़ामात। हज साल 2025 के लिए दरख्वास्त दाखिल करने का अमल शुरू। रवां साल हज के बेहतर इंतजाम के लिए कोशिश की जाएगी। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन खुसरो पाशा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में आज हुई तूफानी बारिश। मेहदीपट्टनम, टोली चौकी, राजेंद्र नगर, अतापुर और दीगर इलाकों में शदीद बारिश के बाद घंटों ट्रैफिक जाम। महाराष्ट्र में सियासी फायदे के लिए इलेक्शन, अगर इंतखाबात वक्त पर कराने को वो तैयार नहीं तो ये तानाशाही है। शिवसेना लीडर संजय रावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और जंग से हमास को ख़त्म नहीं किया जा सकता, गाज़ा तबाह हो गया, लेकिन हमास का खात्मा इसराइली फ़ौज से मुमकिन नहीं है, अमेरिका के मुबस्सिरीन का एहसास। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।
प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाजिरा व हिफ्ज और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।